वेलकम टू खोलो किताब। और जो आज हम किताब खोलने जा रहे हैं वो है इग्नू एमए साइकोलॉजी की MPC 006, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। डोंट वरी, हम लोग NCERT की बुक्स भी कंप्लीट करेंगे, बट अभी इसके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो पहले इसे करना ज़रूरी है। सभी की अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से ईज़िली सर्च भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स को अगर आप हिंदी में देखो तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े। और साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। आप इसको आत्मा का अध्ययन भी बोल सकते हो। अब कैसे हम साइकोलॉजी फील्ड में स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे, वही ये हमारा सब्जेक्ट है MPC 006। हम ब्लॉक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लॉक 1 में आपकी फर्स्ट यूनिट दी है पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, और सेकंड यूनिट दी है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम लोग ब्लॉक 1 की सेकंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे, जैसे इग्नू की स्टडी मटेरियल में दिया है बिल्कुल एज इट इज़ हम करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और यूनिट 1 में फ़िलहाल हम लोग कवर करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को, कि पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होते क्या हैं और इनमें क्या मेन डिफरेंसेस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट को, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले तो हमें स्टैटिस्टिक्स का पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन that concern the COAIP, means collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data। कि इसके अंदर हम लोग किसी डाटा को इकट्ठा करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको फिर एक मीनिंगफुल वे में अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद उसका विश्लेषण करेंगे, इंटरप्रेट मतलब एक तरीके से डिकोड करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। अब किसी भी साइंटिफिक स्टडी में मेन या तो हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, या फिर अगर उस पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर पाना मुश्किल हो तो हम लोग उस पॉपुलेशन में से ही कुछ पार्ट लेकर स्टडी करते हैं, जिसे हम सैंपल बोलते हैं। पूरी पॉपुलेशन को ना स्टडी करके हमने उस पॉपुलेशन का कुछ पार्ट लिया। अब यहाँ से हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन बता सकते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल। ज़रूरी नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपल ही हो, वो कोई इवेंट्स भी हो सकते हैं, वो कोई आइटम्स भी हो सकते हैं, विच अ रिसर्चर इंटेंड्स टू अंडरस्टैंड इन रिगार्ड टू अ फिनोमिना। और हम स्टडी कंडक्ट करेंगे सैंपल पर। जो सैंपल के हमारे रिजल्ट्स आएंगे वही हम पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देंगे। अब इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिनमें हम मेनली 2 कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं, जिनको पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। यही टेस्ट हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर दिए गए हैं। इसमें मेन इन दोनों का डिफरेंस और डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है अबाउट द पॉपुलेशन जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स, तो हम यूज़ करेंगे पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को, और जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो पैरामीट्रिक टेस्ट होंगे। और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, वी आर टेस्टिंग इफ़ द हाइपोथेसिस ऑन पॉपुलेशन नीड टू बी टेस्टेड विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज ऑन पॉपुलेशन, तो हम यूज़ करेंगे नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को। और जो टेस्ट होंगे इसके अंदर वो कहलाएंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में मोस्टली इसका डिफरेंस पूछा जाता है, तो हम इसके बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। डिफरेंस में आप क्या क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, नॉलेज ऑन पॉपुलेशन इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? एजम्पशंस। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं। क्या क्या वो एजम्पशंस होती हैं वो आगे डिटेल में आपको बताया जाएगा जब आप लास्ट ब्लॉक पढ़ेंगे।
ब्लॉक 4 में ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, इसलिए अभी हम सिर्फ डिफरेंस का ओवरव्यू ले रहे हैं। तो एजम्पशंस आर मेड इन केस ऑफ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स व्हाइल नॉट मेड इन केस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल होता है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आर्बिट्रेरी। ये भी हमारा डिटेल में है नेक्स्ट चैप्टर में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट यूनिट में। 4th पॉइंट देख लेते हैं, टिपिकल डाटा। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए रेशियो और इंटरवल डाटा, जबकि नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के केस में नॉमिनल और ऑर्डिनल। ये आपका पार्ट है लेवल ऑफ मेजरमेंट। जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको 4 टाइप के डाटा बताए जाएंगे। रेशियो डाटा कैसा होता है, इंटरवल डाटा किसको बोलते हैं, नॉमिनल डाटा कौन सा होता है, ऑर्डिनल डाटा कौन सा होता है। 5th पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेबल फॉर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल्स एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट 6th पॉइंट है वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू इस केस में पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में लाई करेगी कहाँ, मीन के वैल्यू के अराउंड, जबकि नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में लाई करेगी मीडियन वैल्यू के अराउंड। नेक्स्ट और कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन जब हम पढ़ेंगे तो पियर्सन को देखेंगे। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के केस में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को देखेंगे। नेक्स्ट बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी बेस्ड ऑन इन्हीं बाकी पॉइंट्स को अगर हम सम अप करें कि बेस्ड ऑन फिक्स्ड पैरामीटर्स, प्रीवियस नॉलेज, एजम्पशंस, जो स्टार्टिंग में आपको 3 पॉइंट बताए थे वही 3 पॉइंट। और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के केस में आप क्या लिख दोगे, डन आर्बिट्रेरी ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के केस में नॉर्मल, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के केस में आर्बिट्रेरी। और टेस्ट कौन कौन से होते हैं पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे काई स्क्वायर, साइन टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, और भी बहुत सारे टेस्ट होंगे जो आगे आपको पता चल जाएंगे। अभी ये सब थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा याद रख पाना, बिकॉज हमने ये कोई भी टर्म अभी नहीं पढ़ी हैं, लाइक कि पियर्सन कैसे निकालते हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल डाटा के बारे में, ना ही मीन, मीडियन, मोड कुछ पढ़ा है। तो हो सकता है अभी आप लोगों को ये याद रखना मुश्किल लगे, बट फ्रेंकली स्पीकिंग जब आप नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे देन यू विल फाइंड ये बहुत ईजी हैं और आप ईजिली इनको याद रख पाओगे। अभी मेन इनमें बेनिफिट और याद कर लें कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का मेन बेनिफिट ये है, इट कैन ड्रॉ मोर कंक्लूजन्स। और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक का क्या बेनिफिट है, सिंपल एंड लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। फर्स्ट यूनिट के अंदर अभी हम लोग इतना ही कर रहे हैं, अब सेकेंड यूनिट पर चलते हैं। सेकेंड यूनिट है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट यूनिट में हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में COAIP आपको ये बताया था, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इसके कई डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं डिफरेंट पीपल्स के लिए, जैसे प्लूरल सेंस में इसका अलग मतलब आएगा, सिंगुलर सेंस में इसका अलग मतलब आएगा। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स, प्लूरल सेंस में इट रेफर्स टू डाटा। प्लस ये नॉलेज हम डिफरेंट वेज में अप्लाई करते हैं, लाइक या तो हम उसके बेसिस पर कुछ डिसीजंस लेते हैं या उससे कुछ अनुमान लगाते हैं। ड्रॉ statistical inferences about the population on basis of available information, चाहे वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो चाहे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो। नेक्स्ट, अब स्टैटिस्टिक्स को हम ब्रॉडली 2 हेडिंग्स के अंडर स्टडी करते हैं। वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसा नाम है, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करते हैं और इन्फ्रेंशियल में हम कुछ इन्फ्रेंसेस निकालते हैं।
सो वी कैन से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। किसकी हेल्प से करेंगे हम? उसके अंदर क्लासिफिकेशन करेंगे, टेबुलेशन करेंगे, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे अपने डाटा की, और इसी में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी भी पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन, मीडियन, मोड वगैरह के बारे में बताया जाएगा। वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के बारे में बताया जाएगा। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग डाटा फ्रॉम सैम्पल एंड मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट लार्जर पॉपुलेशन। आपने सुना भी होगा इसका एग्जाम्पल, जैसे इलेक्शन टाइम में जब एग्जिट पोल्स दिखाते हैं कि कौन जीतेगा, कितने वोट्स किसको मिलेंगे, वो एक तरीके से अनुमान लगाया जाता है। पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं, सारे वोटर्स को तो नहीं इंक्लूड करते, बस कुछ वोटर्स के हिसाब से ही बताया जाता है। ओनली अ पोर्शन ऑफ वोटर्स दैट इज सैम्पल इज इंक्लूडेड टू इन्फर अबाउट द पॉपुलेशन। यही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। अब इन दोनों में इनके लिए डिफरेंट टेस्ट भी हैं इन्फ्रेंसेस बनाने के लिए, जैसे आपको नीचे बताए हुए हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनोवा वगैरह, जो आगे डिटेल में आपको पता चल जाएंगी। जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने डिफरेंस देखा था नॉन पैरामीट्रिक एंड पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपनी टारगेट पॉपुलेशन को। कैसे करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे अपने डाटा को, एनालाइज करेंगे, उसको एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करेंगे। फाइनल जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे उनको चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में शो करेंगे। ये डिस्क्राइब करता है जो डाटा ऑलरेडी हमें नॉन होता है। एग्जाम्पल इसके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस वगैरह आप लिख देंगे। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं? ये पॉइंट्स आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में लिख सकते हैं कि इसमें इन्फ्रेंसेस निकालते हैं हम, और आगे फर्दर ट्राई करते हैं कंक्लूजन्स निकालने की बियॉन्ड द डाटा अवेलेबल। और इसके लिए भी डिफरेंट टेस्ट होंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट, एनोवा। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेन दो ऑपरेशन हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। ये 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, जो कि डिस्क्रिप्टिव के अंडर ही हम पढ़ रहे हैं। और सेकंड इसके अंदर है फिर समराइजेशन ऑफ डाटा, जिसके अंडर हम लोग स्टडी करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंडर क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो भी हमारे पास डाटा है उसको हम उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर अरेंज करेंगे, एक फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। और यू कैन से इट इज़ अ समरी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल स्कोर्स और रेंजेस ऑफ स्कोर फॉर ए वेरिएबल। हमारे पास कोई भी डाटा हमने शुरू में कलेक्ट किया, उस कलेक्टेड डाटा को हमने एक फॉर्मेट में अरेंज किया, और जनरली जो फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं उसको क्या नाम दिया गया है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा आइटम कितनी बार है, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है या किस रेंज में लाई कर रहा है, उस फॉर्मेट में हम उसको लिख लेते हैं ताकि उससे कंक्लूजन निकालना इजी रहे। वही लिखा है यहाँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर डाटा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स। इट शोज नंबर ऑफ केसेस फॉलोइंग विद इन अ गिवन क्लास इंटरवल और रेंज ऑफ स्कोर्स। अब ये इसमें भी डिपेंड करता है कि हमारा डाटा ग्रुप्ड डाटा है या फिर अनग्रुप्ड डाटा है। अगर हमारा ग्रुप्ड डाटा है तो उस केस में हम स्कोर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, और फिर जो भी रिपीट हो वो टैली मार्क लगाकर ऐड करते रहते हैं उस कॉलम में कि इतने आइटम्स हो गए हैं। और अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है तो फिर उस केस में एक रेंज ऑफ स्कोर्स होता है, लाइक 10 से 20, 20 से 30 के बीच इतने आइटम्स हैं, इस टाइप में। आप देख सकते हो यही यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। अब
मेन जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना होता है हमें, तो कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहला तो उसकी रेंज क्या है, हमें रेंज ऑफ डाटा पता होना ज़रूरी है। रेंज किसको बोलते हैं? रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज़ विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, रेंज के बारे में। सेकंड, हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने हैं। और थर्ड, लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, हर क्लास इंटरवल की कितनी लिमिट है, जो हम 3 वेज से डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल कंसीडर करें, देखें पहले में लिखा हुआ है 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, और इंक्लूसिव में लिखा हुआ है 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, और लास्ट में ट्रू या एक्चुअल क्लास में दिखाया हुआ है 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5। ये डिफरेंट क्लास लिमिट्स को 3 अलग अलग मेथड से दिखाया गया है, एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड और ट्रू या एक्चुअल क्लास मेथड। अब एक्सक्लूसिव मेथड में जो पहली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट है, ये नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो जाती है कि 40 यहाँ अपर था, नेक्स्ट क्लास का ये लोअर हो गया, फिर 50 इस क्लास का अपर है, ये नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट हो जाएगा। इसीलिए इस मेथड को नाम दिया गया है एक्सक्लूसिव। मीन्स एक्सक्लूड करना है, अपर लिमिट को वहाँ ना काउंट करके बल्कि नेक्स्ट क्लास में काउंट करना है कि 40 को आप फर्स्ट उसमें नहीं काउंट करोगे जहाँ वो अपर लिमिट है, बल्कि उसको वहाँ काउंट करोगे जहाँ वो लोअर लिमिट है। यहाँ काउंट ना होके 40 यहाँ काउंट होगा, ऐसे ही 50 यहाँ काउंट ना होके 50 नेक्स्ट वाली क्लास में काउंट होगा। हमने एक्सक्लूड कर दिया। और इंक्लूसिव मेथड में अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ, उसी क्लास में हम उसको इंक्लूड करेंगे। और लास्ट में आपको दिखाया हुआ है ट्रू या एक्चुअल क्लास, लाइक हमको पता ही है 30 या 40 ना लिख के या 30 या 39 तक की ना लिख के हमने क्या रेंज दिखा दी, 29.5 से 39.5 एक्चुअल रेंज दिखा दी। ये हमारा ट्रू या एक्चुअल क्लास मेथड है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आपको एग्जाम्पल भी शो किए हुए हैं अनग्रुप्ड डाटा के लिए भी और ग्रुप्ड डाटा के लिए भी। फर्स्ट में जैसे अनग्रुप्ड डाटा का दिखाया, हमें ये एक अनग्रुप्ड डाटा दिया था, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ की। पहले क्या करना है, अनग्रुप्ड डाटा में इनको अरेंज करना है। आइदर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। हमने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। जो जो हमारे पास आइटम्स थे, 1 था, इसमें 3 था, 5 था, 7 था, 9 था। अब कौन कितनी बार आ रहा है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यही बताना है ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम काउंट करते जाएंगे। सबसे पहले 9 है। अब 9 देखो, टेलीमार्क्स तो सबको ड्रॉ करने आते ही होंगे कि 9 है, तो 9 के सामने हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर आगे 3 है तो 3 के सामने एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 1 आया, ऐसे सबकी काउंट करते जाएंगे। रिपीट जो होता जाएगा उसके आगे फिर एक और लाइन ऐसे ऐड करते रहते हैं। और 4th लाइन जब भी हमारे पास आती है तो 5th को कैसे करना होता है, उसके क्रॉस में लगा देते हैं ताकि हमें काउंटिंग में ईजी रहे। फिर 6th आएगी, थोड़ा गैप दे के लिख देते हैं 6th वाली लाइन को, और इनका टोटल करना ईजी रहे। नेक्स्ट कॉलम में हमने उनकी फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिख दी कि ये इतनी बार है, ये इतनी बार है, हर एक का मेंशन कर दिया। क्या क्लियरली टेबल में ईजिली देखते ही हम बता सकते हैं कि जो हमें अनग्रुप्ड डाटा दिया था उसमें 5 सबसे कम बार आया है, एक ही बार आया है। 9 सबसे ज़्यादा बार आया है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया इसमें से वो भी हम बता सकते हैं, 1 था इसमें स्मॉलेस्ट नंबर। और लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया है, 9, जो सबसे बड़ा नंबर इन आइटम्स में हमें दिया गया था। क्यों हम इतनी ईजिली बता पाए, क्योंकि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख ली थी। एक सीक्वेंस में इनको हमने अरेंज कर लिया था और उनकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में मेंशन कर दी थी, इसीलिए ये ईजी था हमारे लिए बता पाना। अब सिमिलर वे में हम ग्रुप डाटा के लिए करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुपिंग करके दी होगी। ग्रुपिंग वो एक्सक्लूसिव भी हो सकती है, इंक्लूसिव भी हो सकती है, या फिर एक्चुअल ट्रू ग्रुपिंग भी करके दी होंगी क्लास लिमिट्स। अब हर क्लास इंटरवल के लिए आप फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी आप लोगों को कि इस क्लास इंटरवल के बीच इतने आइटम्स लाई करते हैं, इसके अंदर इतने लाई करते हैं। नीचे आप उनका टोटल भी बता सकते हो, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी।
एग्जाम्पल ये आपको तीनों के इसीलिए शो करें हैं ताकि आपको ईजी रहे कि किस तरह का डाटा दिया हुआ है, आप देखते ही पहचान पाएँ। 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 नेक्स्ट है, 30 से 40 नेक्स्ट है, मीन्स वो आपकी एक्सक्लूसिव है। अगर 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, मतलब वो इंक्लूसिव टाइप का दिया हुआ है। और एक्चुअल आपको दिख ही रहा है, ये 9.5, 19.5, ये आपका एक्चुअल हो जाएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी आप यहाँ देख रहे होंगे, ये रिप्रेजेंट करता है कि उस क्लास तक टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज हमारी लाई कर रही हैं, उस तक, उसके बराबर या उससे कम भी कह सकते हो आप। जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय एडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल, फिर उससे नेक्स्ट वाली को ऐड करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी को, तो वो नेक्स्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऐसे हम ऐड ऑन करते जाते हैं और वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकलती जाती हैं। इन लास्ट जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा जो आपका फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। क्यों? क्योंकि हम सारी फ्रीक्वेंसीज को तो ऐड ऑन करते आ रहे हैं। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर एग्जैक्ट आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? इट इज़ नंबर ऑफ वैल्यूज इन द कलेक्शन ऑफ डाटा विच आर लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये आगे लेटर ऑन जब हम ऑगिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में पढ़ेंगे वहाँ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही अभी बताई जाएगी। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको 3 बताए हुए हैं। एक तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसीज शो करनी है आपको, वही सेम। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला एक कॉलम ऐड ऑन हो जाएगा। हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करते जाएंगे जैसे अभी आपको बताया था। और इससे नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एंट्री ऑफ एनी स्कोर ऑफ क्लास इंटरवल एक्सप्रेसेस दैट स्कोर्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज ए प्रोपोर्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस। कोई भी नंबर या आइटम्स थे जो फर्स्ट कॉलम में आपको दिखाए हुए थे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। ये देखिए, ये तीनों दिखाए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी भी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी और क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, उसकी काउंट्स जैसे दिए हुए हैं। 1 की काउंट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, 3 फ्रीक्वेंसी 5, 5 की फ्रीक्वेंसी 6, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 और 11 की फ्रीक्वेंसी 8। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो फर्स्ट था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो आप इजीली बता सकते हो। क्यूमुलेटिव सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करते हुए लिखते जाएंगे कितनी वहाँ तक की फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे फर्स्ट 5 थी, फिर नेक्स्ट 5 और ऐड करके नेक्स्ट वाली 10 होगी, उसमें 10 और 6 और ऐड करके 16 होगी, 16 में 1 और ऐड करके नेक्स्ट 17 होगी, 17 में 8 और ऐड करके लास्ट वाली हमारी 25 होगी। और इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल अगर आप करोगे 5 + 5 + 6 + 1 8, वो भी यही आएगा जो लास्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, दैट इज़ 25। अब क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है आपको, जिस भी क्लास के लिए पूछा जाए, उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड कर दोगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। जैसे फर्स्ट में 5 है, टोटल 25 है, 5/25 कितना हो जाएगा? 0.2। इसको आप 20% भी बोल सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही 20% बोल लो इसे। नेक्स्ट वाली की क्या हो जाएगी? 10 है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10 / 25, दैट इज़ 0.4, या फिर कह सकते हो 40%। ये हमारा कौन सा कॉलम हो गया? क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सेकंड है टेबुलेशन। हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब सेकंड वाला करते हैं टेबुलेशन। टेबल फॉर्म करनी है इसमें आपको। कैसे करेंगे? एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है हमारे क्लासिफाइड डाटा को विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये सबको पता ही होगा। तो जो हमने डाटा अपना क्लासीफाई किया था, अब उस क्लासीफाइड डाटा को टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करेंगे उसके लिए। प्रॉपर फॉर्मेट उसका ये होता है कि सबसे ऊपर आपको उसका टेबल नंबर दिखाना है। अगर एक से ज़्यादा टेबल है तो मेंशन करोगे ना कि कौन से नंबर की टेबल है। उसका आप प्रॉपर टाइटल दोगे। अगर उसका कोई हेड नोट है तो हेड नोट दोगे। फिर रोज़ की हेडिंग, रो की हेडिंग को ही हम स्टब बोलते हैं, वो मेंशन करोगे। और कॉलम्स की हेडिंग जिसको हम
कैप्शन बोलते हैं वो मेंशन करोगे। अगर कोई उनकी सब हेडिंग्स बन रही हैं कॉलम की तो वो भी आप बताओगे। टोटल नंबर ऑफ रोज भी मेंशन करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपको मेंशन करना है। और जो बीच वाला पार्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, मेन बॉडी, जहां आप अपने एंट्रीज एंटर करोगे। अब इन्हीं को डिटेल में देखते हैं, जो जो मेन कंपोनेंट्स हैं टेबुलेशन के अंदर उनको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट तो टेबल नंबर, अगर एक से ज़्यादा टेबल है तो आपको टेबल नंबर ज़रूर लिखना है और वो सेंटर में ही लिखना है, जो फॉर्मेट दिखाया था उसी फॉर्मेट में। नेक्स्ट सेकंड, क्या उस टेबल में है आप उसको डिस्क्राइब करोगे और वो भी एक क्लियर फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में, जो खुद से ही बताए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, इस टाइप का आप उसको टाइटल दोगे। नेक्स्ट कैप्शंस, जिस कैप्शन किसको बोलते हैं, कॉलम की हेडिंग को, उसी को कैप्शन बोलते हैं। स्टब, हेडिंग ऑफ रोज, कि रो में आप क्या मेंशन कर रहे हो उसकी कोई हेडिंग दोगे, क्या शो कर रहे हो, उसमें जो नंबर्स आप यूज़ कर रहे हो वो किसके लिए यूज़ कर रहे हो वो हेडिंग मेंशन करोगे। बॉडी, जिसमें हम पूरा अपना न्यूमेरिकल डाटा एंटर करते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर। और उसके बाद क्या था, हेड नोट। हेड नोट क्या होता है, एक्सप्लेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स यूज्ड इन बॉडी, कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने यूज़ की है वो मेंशन करना। फुट नोट लास्ट में लिखते हैं, जो क्वालिफाइंग स्टेटमेंट जो एक्सप्लेन करेगी वो पॉइंट्स जो रह गए हमारे, बाय चांस वो टाइटल में वो बात नहीं आई, कैप्शन में नहीं आई, ना स्टब्स में आई। कैप्शन मतलब हेडिंग किसकी, कॉलम की, स्टब मतलब हेडिंग रो की। तो कोई ऐसा पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो वो एक्सप्लेन करेगा हमारा फुट नोट। और लास्ट में सोर्स ऑफ डाटा भी मेंशन करना होता है कि आपने वो डाटा कहाँ से लिया है, वो बिल्कुल एंड में, टेबल की एंड में मेंशन करेंगे। ये सब हमें टेबुलेशन फॉर्म में कुछ इस तरह दिखाना होता है। यही फॉर्मेट आप हर बार यूज़ करेंगे टेबुलेशन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लासिफिकेशन कर लिया, टेबुलेशन कर लिया। नेक्स्ट थर्ड अब ये करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ की फॉर्म में करेंगे। जो हमारा सब डाटा हमने टेबल बना लिया है उसका एक ग्राफ फॉर्म करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कैसे शो करेंगे उन वैल्यूज़ को, वही यहाँ बताया गया है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम फ्रीक्वेंसीज को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग ग्राफ पेपर, जिसमें हॉरिजेंटल लाइंस, एक्स एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, या अब्सीसा भी कह सकते हो आप, एंड वर्टिकल वाई एक्सिस जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं, वो शो करेंगे। अब कैसे इन फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं वो देख लेते हैं। कई डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं और हमारे स्टडी मटेरियल में ये बताए गए हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। तो यही हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज को हम प्लॉट करेंगे कि वाई एक्सिस पर तो हमने अपनी क्लासेस शो कर दी और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज शो कर दी। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हिस्टोग्राम। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करेंगे, जो हमने क्लासेस प्लॉट की हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप इस तरह से, जब उनके मिड पॉइंट को, हर क्लास के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइंस ऐसे ड्रॉ करोगे, वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा। और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या करेंगे कि इन मिड पॉइंट्स को एक फ्री हैंड से मिलाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व, कि हमने फ्री हैंड से सब मिड पॉइंट्स को, हर एक क्लास के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये हमें क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, किस टाइप की क्लास है, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है या ट्रू एक्चुअल है। ये हमारी एक्सक्लूसिव टाइप की है। देखो फर्स्ट की अपर लिमिट 10 है, जो नेक्स्ट की लोअर लिमिट है 10, तो ये कौन सी क्लास है, एक्सक्लूसिव टाइप की क्लास। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। सबसे पहला था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना बहुत ईजी है कि आप वाई एक्स एक्सिस पर अपनी क्लासेस को शो करोगे, जो भी क्लास इंटरवल दिए हुए थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, एक्स एक्सिस पर ये शो कर दिया और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी शो कर दी। ये आपका क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। हिस्टोग्राम में हम कंटिन्यूसली शो करेंगे अपनी क्लासेस को ग्राफ पेपर पर विदाउट गैप इन बिटवीन देम। अब नेक्स्ट था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके लिए हमें इस क्लास के मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी।
मिड पॉइंट्स कह सकते हो आप, और इनको क्लास मार्क भी कह सकते हो। कैसे निकालेंगे क्लास मार्क? ये कॉलम हमने ऐड कर दिया क्लास मार्क का, और ये वैल्यूज़ कैसे आई? जो भी क्लास है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2, वो उसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। जैसे फर्स्ट में 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 5। तो ये इसका क्या हो गया? मिड पॉइंट कह लो या फिर क्लास मार्क। लास्ट वाली क्या है? 40 से 50 है क्लास, तो 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 45। ये हमारा क्लास मार्क हो जाएगा। अब इस क्लास मार्क को हम अपने ग्राफ पर शो करेंगे। जो हमने हिस्टोग्राम दिया था, हिस्टोग्राम में शो किया था, सेम उन्हीं चीज़ों को हम अपने हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट्स को शो करेंगे कि फर्स्ट क्लास का ये मिड पॉइंट, सेकंड का ये मिड पॉइंट, थर्ड का ये मिड पॉइंट। इन सब मिड पॉइंट्स को फिर हम ज्वाइन कर देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखा दी है कि क्लास मार्क्स को हमने लाइन, जितने भी क्लास मार्क्स थे उनको लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और नेक्स्ट था फ्रीक्वेंसी कर्व। उसमें आप इन्हीं को बस फ्री हैंड से ज्वाइन कर दोगे, स्मूथ हैंड से जैसे ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह का आएगा। ये हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी कर्व, स्मूथ फ्री हैंड ड्रॉन कर्व। अब नेक्स्ट देखते हैं, और एक इसमें फोर्थ क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ही हम ऑगिव भी कहते हैं, सेम चीज़ है दोनों। An ogive is a freehand graph drawn curve to show the cumulative frequency distribution। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट किया था, यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को दिखाएंगे, और वो भी 2 वे में दिखा सकते हो आप, लेस देन ऑगिव या फिर मोर देन ऑगिव। लेस देन ऑगिव में क्या होता है कि हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास। और मोर देन ऑगिव में क्या होगा? हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट लोअर क्लास बाउंड्रीज। आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ये डिफरेंट क्लासेस हमें दी हुई थी, अब इन क्लास की फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली हमने कैसे कैलकुलेट की? लेस देन में आपको ऊपर बताया है, लेस देन में हम अगेंस्ट अपर क्लास करेंगे कि फर्स्ट क्लास में अपर क्लास क्या है? 0 से 10 में 10 है। 10 से लेस देन कितने होंगे? सिर्फ 2 ही फ्रीक्वेंसी है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 20 से, सिर्फ अपर क्लास को देखोगे, अभी लेस देन की बात हो रही है, तो 20 से कम कितने होंगे? 20 से कम 2 + 3 मतलब 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट अपर क्लास क्या है? लेस देन 30। 30 से कम, इससे ऊपर वाले सारे ही 30 से कम के अंडरलाइन करेंगे, तो 2 + 3 + 1 कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट लेस देन 40, अपर क्लास को देखो सिर्फ, तो हम सबको ऐड करेंगे, वहाँ तक कितना बना टोटल फ्रीक्वेंसीज का, वो लिख दिया। और लास्ट है लेस देन 50, लास्ट क्या आया हमारी वैल्यू? 12। टोटल वही आएगा जो इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल बनेगा। इन फ्रीक्वेंसीज को अगर आप ऐड करोगे तो ये भी 12 ही बनेगा, जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में आया है। ये हमारा फर्स्ट वाला ऑगिव की बात हो रही थी अभी, लेस देन ऑगिव। इसी को अगर हम अपोजिट वे में करते, मोर देन ऑगिव अगर हमें बताना होता, तो हम कैसे प्लॉट करते? कैसे बताया स्टार्टिंग में? मोर देन ऑगिव के लिए सिर्फ लोअर क्लास को कंसीडर करोगे, उसके अगेंस्ट प्लॉट करना है। तो फर्स्ट केस में मोर देन लोअर क्लास क्या है? 0। मोर देन 0 में क्या आएंगी? सारी फ्रीक्वेंसीज 0 से तो ज़्यादा ही है ना, मोर देन 0। तो इन सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना था? 12 लिख दिया। नेक्स्ट अगली की लोअर क्लास, सिर्फ लोअर क्लास को हमें देखना है, तो 10 लोअर क्लास है। 10 से मोर देन, 10 से ज़्यादा कौन से हैं? 10 से ज़्यादा ऊपर वाली फर्स्ट क्लास तो हमारी 10 से कम हो गई ना, तो वो 2 हम हटा देंगे। 12 - 2 कितना हो गया? 10। नेक्स्ट अगली थर्ड वाली को जैसे देखें, थर्ड की लोअर लिमिट क्या है? 20। 20 से मोर देन, 20 से ज़्यादा मतलब हमने ऊपर वाली 2 छोड़ देनी है, बाकी का टोटल कर देंगे। बाकी का टोटल कितना बन रहा है? या आप 12 - 2 - 10 ऊपर पहले वाली को माइनस करते हुए जाओगे। सेम वही चीज़ है, ये लेस देन वाला है, ये मोर देन वाला है। अगर ऐसे नहीं याद रखना तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि लेस देन ऑगिव के अंदर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीसीडिंग क्लासेस आर एडिंग, कि उससे पहले वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं हम लेस देन के अंदर। जैसे अब कोई पूछे 20 से 30 वाली के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप उससे पहले वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो वहाँ तक की,
कितनी हो जाएंगी वहाँ तक की, 2 + 3 + 1 6। तो कितनी लिख दी हमने इसकी वैल्यू लेस देन ऑगिव 6। और मोर देन ऑगिव में क्या करना है आपको, सक्सीडिंग क्लासेस को ऐड करना है, ना कि प्रीसीडिंग, मतलब उसके बाद वालियों को। जैसे लास्ट वाली के लिए पूछा जाता 30 से 40 अगर आपकी क्लास है, इसकी बताओ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम क्या करते, उससे उसकी और उससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते, 2 + 4 कितनी होगी 6। वही यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी वे में आप याद रख सकते हैं, बस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, लेस देन ऑगिव में क्या करना है, मोर देन ऑगिव में क्या करना है। अब मेन तो हमें इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी थी, ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। मोर देन ऑगिव में आप देखो वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं, पहले सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे कम होती, कुछ इस तरह की शेप आएगी मोर देन ऑगिव के केस में। और लेस देन ऑगिव के केस में आप अगर टेबल में नीचे देखें, वैल्यूज़ हमारी बढ़ती हुई जा रही है, हम सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते हुए जा रहे हैं, तो उस केस में कर्व हमारा इस तरह का बनेगा, ये हमारा लेस देन ऑगिव वाला कर्व हो जाएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमें यही करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th पॉइंट, डायग्रामेटिक। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लासिफिकेशन हो गया, टेबुलेशन हो गया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। अब लास्ट डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, और समराइजेशन वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम की फॉर्म में शो करना है। डायग्राम कई तरह के आप बना सकते हो, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से आपको करनी है सिंपल फॉर्म में, ताकि आप उसको ईजिली रीड कर सको अपने डाटा को, क्या उसमें बताया गया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डायग्राम दिखाए गए हैं, ये बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम, ये मैं कुछ आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट पिक्चर में पाई चार्ट दिखाया हुआ है, सर्कुलर फॉर्म में, एंगुलर रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो। डिफरेंट डाटा को डिफरेंट कलर से शो करेंगे तो इजी रहेगा हमें रीड करने में। बी पार्ट में आपको स्टैक्ड बार दिखाए हुए हैं, नेक्स्ट सी में आपको लेयर्ड बार दिखाए हुए हैं डिफरेंट, और लास्ट डी में आपको ग्रुप्ड बार दिखाए गए हैं। अब हमारी इग्नू की बुक के अंदर मेन जो एक्सप्लेन किए गए हैं वो बार ग्राफ और पाई डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। बार ग्राफ के अंदर क्या करते हैं, हम थिक लाइंस को यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, ये अभी पिक्चर में दिखाया था बार ग्राफ। क्या किया हुआ इसके अंदर, एक्स एक्सिस पर हमारा वेरिएबल है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो हमारे वेरिएबल्स को हम शो करेंगे, और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है वहाँ हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को शो करेंगे। और हाइट कितनी होगी हर एक बार की, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे इसमें दिखाई दे रहा होगा पर्पल सबसे ज़्यादा है 30 है, तो वो हाइट उसकी सबसे बड़ी दिखा दी हमने, और सबसे कम ब्लू वाला नज़र आ रहा है तो उसकी ब्लू में दिखा दी हमने। कलर डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लें, इजी रहेगा। और मेंशन करना भी ज़रूरी है, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है कि ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको साथ में मेंशन भी करना होगा। और पाई डायग्राम में क्या होता है, पाई डायग्राम को आप एंगुलर डायग्राम भी कह सकते हो। ये सर्कुलर फॉर्म में जो होता है 360 डिग्रीज के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, पूरे सर्कल को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, और सेक्टर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जितनी उसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जो सबसे ज़्यादा दिया होगा उसका सेक्टर थोड़ा ज़्यादा दिखाएंगे, जो सबसे कम वैल्यू दी होगी उसका सेक्टर थोड़ा और छोटा करके दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर्पल सबसे कम दिखाया हुआ है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हमें दी गई होगी, और सबसे ज़्यादा आपको ये येलोइश दिखाया हुआ है, इसका सेक्टर इसीलिए हमने बड़ा बना दिया। अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला पार्ट करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसका ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया। समराइजेशन में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और बाकी जितना रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।